हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एआरटी बिल के बारे में, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। क्योंकि अभी अभी ये लोकसभा में पास हुआ है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये बिल क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर क्या नुकसान है और ये बिल क्यों लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीडीएफ, पीपीटी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। साथ में रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर भी मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। एक सिचुएशन को इमेजिन करना। बात ऐसी है, मान लो कि एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और फीमेल, एक मेल है और एक फीमेल है। ये दोनों आपस में एक चाइल्ड को बर्थ देना चाहते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों के जो गैमेट्स हैं, जैसे कि स्पर्म और सीमन और ओओसाइट और एग, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। बट किसी प्रॉब्लम के चलते ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से एक बेबी का बर्थ नहीं हो रहा है। इसी चीज को आप क्या कहते हो? इसी चीज को कहते हो आप इनफर्टिलिटी। ये इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब इनएबिलिटी टू हैव सेक्स नहीं है। इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू गिव बर्थ। अब ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप कहते हो रिप्रोडक्शन में असिस्टेंस देने वाली टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाएगा? सीमन और ओओसाइट को या फिर एग और स्पर्म को लैब के अंदर ही फ्यूज कर दिया जाएगा। वहां पर ही उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जब वहां पर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद में चाइल्ड का इजीली बर्थ हो जाता है। ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी। ऐसी कई सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। आपको इस बात से समझ में आया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरोगेसी क्या होता है। देखिए साहब, क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके सोसाइटी मॉडर्न हो रही है। सोसाइटी मॉडर्न हो रही है तो कई सारी महिलाएं होती हैं जो बच्चे को बर्थ देना नहीं चाहती है या फिर दे नहीं पाती हैं। बच्चे को बर्थ नहीं देना चाहती है, यानी कि क्योंकि बच्चे को बर्थ देने से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉट जस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, इवन कई सारी बॉडी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इवन आप देखोगे तो करियर पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो काम नहीं कर पाती है। काम नहीं कर पाती तो कैरियर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। जब कैरियर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है तो महिलाएं क्या करती हैं कि किसी और महिला के वॉर्म को रेंट में लेती है। क्या होता है कि इन दोनों के, ये जो अगर हस्बैंड वाइफ है, इन हस्बैंड वाइफ के गैमेट्स को फ्यूज कराया जाता है लैब में, और फ्यूज कराने के बाद किसी और महिला के वोम में डाला जाता है। उसके बाद बच्चे का जो बर्थ होता है, वो बच्चा किसके पास जाता है? इन दोनों के पास में। मतलब क्या? वॉम्ब को रेंट पे ले लेना। इस तरीके की टेक्नोलॉजी सरोगेसी कहलाती है। और भी कई सारे रीजन होते हैं सरोगेसी के, पर ये रीजन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाली जो सरोगेसी है, इसके अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जब दोनों के गैमेट को लैब में फ्यूज कराया जाता है। अब आप बात समझ पा रहे हो कि सरोगेसी और एआरटी का क्या रिलेशन है। इतनी बात समझ में आई तो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, फिर अपन चलते हैं मेन काम पे, मेन बिल पे। एक और कॉन्सेप्ट है एआरटी बैंक। एआरटी बैंक क्या होता है और एआरटी क्लिनिक क्या होता है? मैंने बताया मेल और फीमेल दोनों क्या हो गए हैं, दोनों में से कोई इनफर्टाइल है, जिसके कारण से बेबी का बर्थ नहीं हो रहा। इनको नहीं पता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली ये लोग किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो होगा वो कहेगा कि हम लोगों को एआरटी टेक्नोलॉजी से बच्चे को बर्थ देना पड़ेगा। वो जो बर्थ होगा, वो जो एआरटी टेक्नोलॉजी से सारी चीजें चलेगी, वो एआरटी क्लिनिक के अंदर होगी। इतनी बात समझ में आई। अब एआरटी क्लिनिक के अंदर मेल गेमेट लिया जाता है और फीमेल गेमेट भी लिया जाएगा। इसमें अगर पता लगता है कि मेल गेमेट में कुछ प्रॉब्लम है और मेल गेमेट बहुत कमजोर है, या फिर फीमेल गेमेट बहुत कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो फ्यूज नहीं हो पा रहा, ऐसे केस में कोई सा और गेमेट, किसी और व्यक्ति से गेमेट लेना पड़ता है। ये गेमेट कहां से आता है? ये गेमेट आता है एआरटी बैंक से। कई सारे लोग एआरटी बैंक के अंदर अपने गेमेट्स को डोनेट करते हैं। जब वो लोग डोनेट करते हैं तो यहां पर गेमेट्स रखे रहते हैं। ये लोग एआरटी क्लिनिक के अंदर गेमेट देते हैं, और फिर क्लिनिक से ये गैमेट से फ्यूजन किया जाता है। उसके बाद कई बार बच्चे की बर्थ होती है। ये एआरटी टेक्नोलॉजी एक वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, कोई एक प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है।
इतना केस समझ में आया। ये बात अपने को समझ में आ गई कि अच्छा एआरटी बैंक क्या होता है, एआरटी क्लिनिक क्या होता है, सरोगेसी क्या होता है और एआरटी क्या है। तो समझो कि इस बिल की जरूरत क्या पड़ गई। बात ऐसी है कि अगर आप भारत के अंदर देखोगे और पूरे विश्व के अंदर देखोगे तो धीरे धीरे करके लोगों की उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, साथ में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसके अंदर लोग जो है वो बड़ी उम्र के अंदर शादी कर रहे हैं। बड़ी उम्र के अंदर शादी करने के कारण बच्चे को कंसीव करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से एआरटी टेक्नोलॉजी और एआरटी क्लिनिक की मांग पूरे विश्व भर में बढ़ रही है। और उसके अंदर कहीं सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है भारत। क्यों? क्योंकि भारत में ये जो एआरटी क्लिनिक्स हैं वो काफी सस्ते हैं। ये जो एआरटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत में होता है ये काफी सस्ता है। अगर आप सरोगेसी ही अमेरिका के अंदर कराते हो तो आपको 70 लाख रुपए देने पड़ते हैं, वहीं इंडिया के अंदर वो 1 लाख में हो जाता है। इस कारण से देश विदेश से लोग जो है वो भारत के अंदर आके एआरटी क्लिनिक को एक्सेस करते हैं। दूसरा कि भारत के अंदर हम लोग सरोगेसी को रेगुलेट करना चाहते थे। सीधी सी बात है कि महिला की बॉडी का यूज हो रहा है, कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो हम लोग उसको रेगुलेट करना चाहते थे। हम लोग उसको रेगुलेट करना चाहते थे तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल आया था 2019 के अंदर। इस बिल को लोकसभा ने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा। उस सेलेक्ट कमेटी ने कहा कि क्योंकि सरोगेसी के अंदर एआरटी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होता है तो पहले हमको एआरटी टेक्नोलॉजी का रेगुलेट करना चाहिए। उसको रेगुलेट करने की बात की गई, इस कारण से ये रेगुलेशन बिल आया। ये दो कारण हो गए। थर्ड कारण, वुमन और चाइल्ड की राइट्स को बचाने के लिए, उनके अधिकार को बताने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप समझो कि किसी महिला के अंदर, किसी महिला की बॉडी के अंदर कहीं बाहर से 2 गैमेट को फ्यूज करा के उनको फर्टिलाइज करा के महिला की बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि वहां पर डोनर का या फिर जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, उसका साइड इफेक्ट डायरेक्ट महिला की बॉडी पे पड़ेगा। उसके जो इफेक्ट होंगे वो डायरेक्टली महिला की बॉडी पे होंगे। वो महिला की बॉडी पे इफेक्ट तो हो बट उसे प्रोटेक्ट किया जाए इंश्योरेंस के जरिए, और इसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई है ताकि महिलाओं को उनके राइट्स मिले, महिलाओं को एक प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनको एक बैकअप सपोर्ट हो इंश्योरेंस का। इतना ही नहीं, जो बच्चे का बर्थ होता है, कई बार क्या होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है ना तो कई बार जो डोनर होता है, जिसने डोनेट किया है, ठीक है, कई बार वो उस बच्चे के लिए मांग करने लगता है। कई बार बच्चे का जन्म होने के बाद वो मांग करने लगता है और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये बच्चा तो हमने कराया तो ये हमारा है, जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कई बार ऐसा होता है कि डोनर ने गैमेट दे दिया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद पेरेंट्स को जो जेंडर चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे केस में पेरेंट्स जो है वो उस बच्चे को लेने से मना कर देते हैं। जब बच्चे से को लेने से मना कर देते तो बात आ जाती है डोनर पे और एआरटी क्लिनिक पे। जब डोनर और एआरटी क्लिनिक के ऊपर बात आती है तो फिर प्रॉब्लम यहां पर भी क्रिएट हो जाती है। इस कारण से बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी, ये रूल्स, ये नियम जो है वो लेके आए गए हैं। इसके अलावा अगली बात समझे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, भारत के अंदर नंबर ऑफ एआरटी क्लिनिक बढ़ रहा है। कई सारे एआरटी क्लिनिक अवैध है, अवैध रूप से काम कर रहे हैं, कोई रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं है। जब कोई रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं है तो वो काफी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और इवन कोई रेगुलेशन है नहीं तो जिसके कारण से वो पेरेंट्स को, डोनर्स को ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में वो अनएथिकल प्रैक्टिस को हटाने के लिए और उन क्लिनिक को रेगुलेट करने के लिए ये बिल लेके आया गया। अब इस बिल के अंदर प्रावधान क्या है वो समझो। इस बिल के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके अंदर कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल्स फर्स्ट। सबसे पहले क्लिनिक को कहा गया है कि आपको कुछ नियमों को फॉलो करना है, क्योंकि क्लिनिक को रेगुलेट करना। क्लिनिक को कहा गया है ये चेक किया जाए कि जो पेरेंट्स बच्चे को कंसीव करा रहे हैं वो एलिजिबल है कि नहीं एआरटी के लिए, जो डोनर अपना गैमेट डोनेट कर रहा है वो एलिजिबल है कि नहीं। ये सारी चीजें चेक करने का काम किसका होगा? क्लिनिक का होगा। साथ में क्लिनिक को ये चेक करना पड़ेगा कि डोनर जो है वो मेडिकली फिट है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके गैमेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण से वो बीमारी जो है वो बच्चे के अंदर आ जाए और पेरेंट्स उस बच्चे को लेने से इनकार कर दे। वो चेक करना भी क्लिनिक का काम है। क्लिनिक को यह भी बताया गया है कि कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, 2 पति पत्नी आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को एआरटी टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे को जन्म देना है। अब उनको नहीं पता है कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं। कोई भी पेरेंट्स आए उसे
क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या इस एआरटी टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या रिस्क हो सकती है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी देना, एक अलग से प्रोफेशनल काउंसलिंग करवाना, ये एआरटी क्लिनिक की जिम्मेदारी है। साथ में एआरटी क्लिनिक को सारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर हाल ही में एआरटी के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो कई सारा स्टिग्मा है लोगों के अंदर। जब कई सारा स्टिग्मा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी इनफर्टिलिटी या कुछ भी चीज लोगों के सामने आए, ऐसे केस में वो अपनी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। इस कारण से उनका डाटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, इस बिल के अंदर कहा गया है। साथ में क्लिनिक जो है वो भरोसेमंद होना चाहिए, ऐसा ना हो वो अवैध हो। तो कुछ क्लिनिक को रजिस्टर किया जाएगा, ऐसे क्लिनिक जिनके पास मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे क्लिनिक जो कुछ साल से काम कर रहे हैं, उन्हें एक नेशनल रजिस्टर के अंदर रजिस्टर किया जाएगा। अब आगे की बात समझते हैं। कुछ सेफगार्ड है, कुछ प्रोटेक्शन है डोनर, पेरेंट्स और बाकी लोगों के लिए। सबसे पहली चीज के जो भी महिला जिसका ओओसाइट का प्रयोग हो रहा है, जिसके ओओसाइट का जो डोनेट कर रही है वो महिला जिसकी बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद में एम्ब्रियो डाला गया है, उसको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि सीधी सी बात है कि वो जो गेमेट्स हैं वो हेल्दी हो। वो हेल्दी गेमेट्स कब मिलते हैं? जब मेल की उम्र 21 से 55 साल के बीच में हो। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज एक मेल की डिसाइड की गई है, इवन फीमेल के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम एज बताई गई है कि अगर कोई ओओसाइट डोनेट कर रही है महिला तो उसकी मिनिमम एज 23 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 35। ओओसाइट डोनेट करने वाली महिला जो होती है वो ऑलरेडी शादीशुदा होना चाहिए, यानी कि मैरिड वुमन होना चाहिए। मैरिड होने के बाद में उसका एक बच्चा होना चाहिए जो जिंदा हो और मिनिमम 3 साल का, ताकि हमें पता लग सके कि वो जो महिला का ओओसाइट है वो क्या है, एक हेल्दी ओओसाइट है जो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकता है। इसके अलावा और कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं। सेफगार्ड ये है कि एक महिला के अंदर जो एम्ब्रियो जा रहा है वो एम्ब्रियो एक ही मेल का और एक ही फीमेल के, एक ही मैन और फीमेल के गेमेट को फ्यूज करके होना चाहिए, मल्टीपल का नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके बर्थ के चांसेस को बढ़ाने के लिए कई सारे क्लिनिक क्या करते हैं, 2 मेल स्पर्म लेके एक फीमेल ओओसाइट से उसके साथ में फ्यूजन करा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, जिसके कारण से कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का भी रिस्क रहता है। कई बार होता है कि एग को स्प्लिट कर दिया जाता है और स्पर्म के साथ में 2 बार फ्यूज कराया जाता है, जिसके कारण से भी मल्टीपल प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और भी कुछ नियम बताए गए। अब कई सारे बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स क्या करते हैं, ये बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एआरटी बैंक, वो गैमेट को होल्ड करके रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। अब कुछ टाइम बाद वो जो गैमेट है वो खराब हो जाता है, तो खराब गैमेट ना प्रयोग हो, इसके लिए भी एक रेगुलेशन दिया गया है कि कोई भी गैमेट या एम्ब्रियो 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इवन जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट्स के पास ही जाना चाहिए, ताकि डोनर और पेरेंट्स के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमको नहीं लेना, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार डोनर कहता है कि मेरे को इस बच्चे को नहीं देना, ये बच्चा तो मेरा है, तो वो प्रॉब्लम ना हो, इस कारण से गाइडलाइंस के अंदर क्लियरली कहा गया है कि जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट्स के पास ही जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इन रूल्स को नहीं फॉलो करता है तो कुछ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी गई है। पनिशमेंट दी गई है उन लोगों को जो गलत अवैध रूप से एम्ब्रियो को, गैमेट्स को, ओओसाइट को या एग को, स्पर्म को, इनको अगर अवैध रूप से बेचता है, या फिर कोई पेरेंट्स सेक्स सिलेक्शन करते हैं, कहते हैं कि हमको इस जेंडर का बच्चा चाहिए, इस जेंडर का हमको नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में उनके ऊपर कई सारी पनिशमेंट लगाई जा सकती है, फाइन लगाए जा सकते हैं। कई सारे क्लिनिक ऐसे हैं जो अवैध रूप से अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनके ऊपर भी ये पनिशमेंट लगती है। ठीक है। उसके अलावा बात करें एआरटी सर्विस, ये रजिस्टर्ड कौन है, किसे कहेंगे रजिस्टर्ड? ठीक है। तो एक नेशनल रजिस्टर बनाया गया है। नेशनल रजिस्टर के अंदर वो सारे क्लिनिक और वो सारे बैंक जो इस देश भर के अंदर वैध हैं, अवैध नहीं है, जिनके पास मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक रजिस्टर के अंदर रखा जाएगा ताकि उनके ऊपर भरोसा किया जा पाए। इसके लिए एक नेशनल रजिस्ट्री बनेगी। अब रजिस्टर बन गया, इस रजिस्टर के अंदर मान लो कोई क्लिनिक भी आ गया,
बट फिर भी वो क्लिनिक गलत रूप से काम कर रहा, बाद में उसने गलत काम करना शुरू कर दिए। ऐसे केस में उस क्लिनिक का नाम इस रजिस्टर से हटाना जरूरी है। तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनी है। ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम यह है कि कोई ऐसा क्लिनिक है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन देना, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सस्पेंड कर देना, उसके रजिस्टर को कैंसिल कर देना, ये काम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का है। ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चेक करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चेक करेगी कि कानून को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये नेशनल रजिस्टर, ये दोनों ही किसके भाग हैं? ART बिल के भाग हैं, जो जल्दी ही एक्ट बन सकता है अगर ये राज्यसभा से पास हो जाए। देन देयर इज अ नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड के अंदर क्या है? नेशनल बोर्ड की खासियत यह है कि ये एक ऐसी बोर्ड होगी जो पॉलिसी के अंदर नए चेंजेस करेगी। सीधी सी बात है कि अभी पॉलिसी बनी है, पर हो सकता है आने वाले वक्त में ART के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण से कोई नया लूप होल निकल जाए। हो सकता है कि जब इस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए ऑन ग्राउंड तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, कानूनों के अंदर चेंज करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन को रिव्यू करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए ये अलग से बोर्ड बनी है जिसे कहा गया है नेशनल बोर्ड। इस नेशनल बोर्ड को बनाने का प्रावधान भी ART बिल के अंदर डाला गया है। अब इस ART बिल से कंसर्न क्या है? इस ART बिल का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इन द सेंस किसके? LGBTQ कम्युनिटी को कहा गया है कि आप ART टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते। सिंगल मैन को कहा गया है कि आप ART टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं सिंगल वुमन जो है वो ART टेक्नोलॉजी के जरिए एक बच्चे को बर्थ दे सकती है। मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं एक सिंगल मैन हूं, मैंने शादी नहीं की, फिर भी मैं चाहता हूं कि नहीं यार मेरे घर में एक बच्चा होना चाहिए जिसके साथ में मैं खेलूं, जिसके साथ में मैं बात करूं, क्योंकि मैं सिंगल हूं। ऐसे केस में ART टेक्नोलॉजी के जरिए मैं एक बच्चे का जन्म करवा सकता हूं या नहीं? ये कानून कहता है कि नहीं करा सकता। अगर मैं वुमन होता तो मैं बिल्कुल करा सकता। दूसरा LGBTQ कम्युनिटी। LGBTQ कम्युनिटी से अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करता है तो सीधी सी बात है, दे आर लेस्बियन, दे आर बायसेक्सुअल, दे आर गेज, वो लोग एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। बट वो अगर बच्चे को जन्म दिलवाना चाहते हैं तो अभी तक वो ART टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे, पर अब उन्हें मना कर दिया गया है कि आप ART टेक्नोलॉजी के तहत आगे नहीं बढ़ सकते। तो इट इज अ क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हुम? होमोसेक्सुअल एंड हेटेरोसेक्सुअल। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हुम? अ मैन एंड अ वुमन। साथ में यहाँ पर डुप्लीकेसी है। सीधी सी बात है कि ART बिल क्यों लेके आया गया? ताकि सरोगेसी बिल को भी इंप्लीमेंट किया जाए। ART बिल जब लोकसभा से पास हुआ, जज बाद में सरोगेसी बिल को लाने की भी बात कर दी। बट इन दोनों बिल के अंदर मल्टीपल एजेंसियां हैं। जैसे आप बात करोगे तो ART के अंदर ही आपको 3 एजेंसी दिख गई, सरोगेसी के अंदर भी कुछ एजेंसी है, दोनों के अंदर कुछ एजेंसी का काम सेम है, डुप्लीकेशन ऑफ काम है। इतना ही नहीं, कॉस्ट ऑफ सर्विस के ART टेक्नोलॉजी में कितनी कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को फिक्स नहीं किया गया। अगर ये फिक्स कर देते तो शायद कोई गरीब व्यक्ति भी इसको एक्सेस कर पाता कि अमीर को इतना लगेगा, गरीब को इतना लगेगा। अगर इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए इतना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, ताकि जो ART क्लिनिक है वो एक व्यक्ति को ठग ना सके। इस कारण से ये कॉस्ट ऑफ सर्विस होना जरूरी था, पर वो नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को ART टेक्नोलॉजी और ART बिल से रिलेटेड ये सारी बातें समझना जरूरी थी। अगर आपने अभी तक मेरे को SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, फॉलो करो, लेक्चर को लाइक करो और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जो कोड यूज करना है याद रखिएगा, वो है SRC10। दोस्तों SRC10 मेरी पहचान है। जब भी आप SRC10 कोड कहीं पे लगाते हैं तो दिल मेरा भी धड़कता है। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए। कोड क्या यूज करना है? SRC10। 9 तारीख से प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।